नमस्कार दोस्तों, मैथ्स में एजुकेशन पॉइंट में मैं सत्यवीर सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। यहाँ पास हम देखेंगे कि बायोलॉजी में हम लोग जहां तक पहुंचे थे उसके आगे बात करते हैं कि हम लोगों ने क्या कहते हैं सेल कोशिका की बात कर रहे थे और उस कोशिका में हमने देखा कोशिका विज्ञान में साइटोलॉजी में कि जीव द्रव्य तक हम लोग बात पहुंचे थे यानी प्रोटोप्लाज्म। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि प्रोटोप्लाज्म जो है वह दो पार्ट में बटा हुआ था, जिसमें हमने एक को साइटोप्लाज्म और दूसरे को न्यूक्लियस कहा था। साइटोप्लाज्म को हमने कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस को क्या है केंद्रक का नाम दिया था। हमने ये कहा था कि प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट में क्या है डिवाइड होता है। जैसे हमने यहाँ पास ये क्या है अपने से एक कोशिका बना ली थी और इस कोशिका में बाहरी आवरण ये जो था जिसे हम क्या है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के नाम से हमने क्या किया था, इसको सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया था। अंदर जो हिस्सा था जिसे हमने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था, क्या नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म। यही प्रोटोप्लाज्म जो है वह दो पार्ट में बटा होता है, जहां पास बीच में ये आपका न्यूक्लियस होता है और बाहर जो द्रव है उसे हम क्या है साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। फिर हमने बात की थी कि अब हमको बात करनी किसके बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में। किसके बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में। तो देखिए हमारा टॉपिक है आज का साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हम कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। हमने कहा कोशिका में पाया जाने वाला द्रव्य कोशिका द्रव्य कहलाता है और हमने इसके पहले लेक्चर में बात कर ली थी कि उसमें अन्य बहुत सारे अंग क्या है तैरते हुए दिखाई देते हैं। जिसमें सबसे पहला अंग जो था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें सबसे पहला पार्ट था। देखिए कोशिका द्रव्य में जो भी चीजें या जो भी अंग तैरते हुए दिखाई देंगे उनको अगर हम बात करें तो उसमें जो सबसे पहला नंबर में था कौन था, ER, यानी ER को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में इसे अंतः प्रदर्वी जालिका के नाम से जानते हैं। तो देखिए ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। सबसे पहले अगर हम चित्र की बात करें तो देखिए ये जो आपकी कोशिका है, ये जो हमने क्या है कोशिका बनाया हुआ है और इस कोशिका में आप देखेंगे कि बीच में जो इस प्रकार से एक संरचना होती है और इस संरचना को यहां से दीवारों से जोड़ने के लिए इस प्रकार से रॉड की तरीके की एक संरचना कोशिका में पाई जाती है। यह जो केंद्रक को क्या है बाउंड्री से जोड़ता है, इसी को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER के नाम से जानते हैं। किस नाम से, ER के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे सारी बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसकी खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। दूसरी बात हम ये कहेंगे कि पोर्टर ने इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहा था। दूसरी बात किसे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किसने, पोर्टर ने इसे क्या कहा था। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, कोशिका का कंकाल तंत्र कहा था। अब आप ये समझिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल तंत्र क्यों कहा जाता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करने के लिए जो हड्डियां हैं वो क्या हैं, एक ढांचा प्रदान करती हैं, रूप प्रदान करती हैं, उसी प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के आकार में सहायक होता है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा तो आपका ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन हमने बनाया है, यह क्या होगा न्यूक्लियस से जाके चिपक जाएगा और इस सेल की संरचना कोशिका समाप्त हो जाएगी। इसीलिए कोशिका को एक निश्चित आकार देने के लिए क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रयोग या उसमें पाया जाता है। अगर हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह जो है दो प्रकार का होता है। कितनी प्रकार का होता है, अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो पहला होता है चिकनी सतह वाला ER और दूसरा खुरदुरी सतह वाला। पहला होता है चिकनी सतह वाला, यहां हम ER लिख देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा होता है खुरदुरी सतह वाला ER। अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्न आता है वह आता है खुरदुरी सतह वाले ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अगर हम बात करें कि खुरदुरी सतह वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है
तो हम ये कहेंगे कि इसकी सतह दानेदार होती है। कैसी होती है? इसकी सतह दानेदार होती है, अर्थात इसकी सतह पर क्या कहते हैं, जो खुरदुरी सतह वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सतह पर कुछ कण पाए जाते हैं। उन कणों की वजह से उसकी सतह कैसी हो जाती है? खुरदुरी हो जाती है। उसकी सतह कैसी हो जाती है? खुरदुरी हो जाती है। और यह जो खुरदुरी सतह है या ये जो कण है यह राइबोसोम के बने होते हैं। इसमें हमें ध्यान देना है कि सतह के कण किसके? राइबोसोम के बने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खुरदरी सतह वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह किसकी बनी होती है? राइबोसोम की बनी होती है। यहां से एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आता है कि राइबोसोम को क्या कहते हैं? इसे प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है। इस क्वेश्चन को आप टिक कर लीजिए। यहां से जो क्वेश्चन बनेगा देखिए, इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की? इसे क्या कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? और दूसरी बात, राइबोसोम कहां पाए जाते हैं? प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? इसे आप तुरंत नोट करिए। हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, तुरंत इसे। तो यह देखिए क्या है, साइटोप्लाज्म में पहला हमने कहा कि जो अंग इसमें तैरते रहते हैं उन अंगों के बारे में एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा जो है राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। तो हमें किसके बारे में पढ़ना है? राइबोसोम के बारे में पढ़ना है। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइबोसोम से क्या क्या पूछे जाते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी खोज पायलेट नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये राइबोसोम की खोज किसने की थी? पायलेट नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, राइबोसोम। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाता है राइबोसोम से कि इसे प्रोटीन निर्माण की क्या है? फैक्ट्री कहा जाता है। अभी हमने इसके पहले थोड़ी देर पहले बात की थी। क्या है कि इसे क्या प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है। इसे प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है। हमने कहा इसे हम लोग राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री क्यों कहेंगे? क्योंकि यह प्रोटीन संश्लेषण में कार्य करता है। तुरंत इसे नोट करते जाइएगा आप। यह प्रोटीन संश्लेषण में या निर्माण में कार्य करता है, इसीलिए इसे हम प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं। जैसे हम देखते हैं किसी भी चीज का निर्माण जहां होता है वह उसे फैक्ट्री कहा जाता है। इसी तरीके से राइबोसोम एक प्रकार की क्या है? स्पेस होता है, फैक्ट्री जगह होती है जहां आरएनए इंस्ट्रक्शन देते हैं यानी आदेश देता है और अमीनो एसिड की उपस्थिति में यह प्रोटीन का निर्माण करता है। कौन? अमीनो एसिड की उपस्थिति में राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। इसीलिए इसे प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है। ये दो तीन बातें हमको क्या है यहां से ध्यान देनी है राइबोसोम के बारे में। तीसरे वर्ड की बात करेंगे जिसे हम प्लास्टिड या लवक के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्लास्टिड या हिंदी में हम इसे लवक कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है क्या? लवक। तो प्लास्टिड या लवक के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसकी खोज हैकल नामक वैज्ञानिक ने की थी। क्या थी? हैकल नामक वैज्ञानिक ने की थी। प्लास्टिड या लवक की खोज हैकल नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब देखिए प्लास्टिड या लवक की विशेषता क्या है। हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे तो यह जो लवक है यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। किसमें? यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, अर्थात यह केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाएगा, एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। ठीक है ना? इसके पहले भी हमने देखा था एक फैक्ट और आया था सेल वॉल। क्या हमने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की बात की थी? तो वहां जो सेल वॉल है वह भी क्या है? केवल और केवल प्लांट सेल में ही पाई जाती है। यहीं से एक फैक्ट और आपका पुराना याद आ गया। क्या? देखिए सेल वॉल ये भी क्या है? केवल और केवल प्लांट सेल में ही पाई जाएगी। अब देखिए इस लवक का वर्गीकरण किया गया है। लवक 3 प्रकार का होता है। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है सिम्पर। क्या नाम है? सिम्पर। तो सिम्पर ने, देखिए सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने रंगों के आधार पर लवक के 3 प्रकार बताए हैं। लवक के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें आप लोग जानते हैं कि सबसे पहला जो है जिसे हम आवरणी लवक कहते हैं।
क्या कहते हैं, अवर्णी लवक कहते हैं, और दूसरे को हम क्या है, वर्णी लवक कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णी लवक कहते हैं। और तीसरे को हरित लवक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, हरित लवक के नाम से जाना जाता है। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो जो अवर्णी लवक है उसे हम ल्यूक्रोप्लास्ट, क्या है, ल्यूक्रोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, ल्यूक्रोप्लास्ट। और जो आपका वर्णी लवक है उसे क्रोमोप्लास्ट, क्या है, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। और ये होता है आपका कौन सा, क्लोरोप्लास्ट। कौन सा, क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए यहाँ पास अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक की बात करेंगे तो जो आपका अवर्णी लवक है यहाँ पे ल्यूक्रो शब्द प्रयोग होता है। जहां पास भी यह ल्यूक्रो वर्ड आपके सामने आ जाए इसका मतलब है सफेद होता है। क्या होता है, सफेद होता है, यानी यह लवक सफेद होंगे। उसके बाद आप देखिए अवर्णी लवक की यही पास हम विशेषता बात करते जाते हैं। तो पहले विशेषता है कि इसका रंग क्या होता है, सफेद होता है। दूसरा हम कहेंगे यह पौधों के भूमिगत भागों पर पाए जाते हैं जो सफेद होते हैं। यह कहाँ पाए जाते हैं, पौधों के भूमिगत भाग, जैसे जड़ों में ये पाए जाते हैं। किसमें, जड़ों में पाए जाते हैं। तीसरी बात करेंगे यह भोजन संग्रह करने का कार्य करते हैं। यह भोजन संग्रह करते हैं। तो ये तीन बातें हमने अवर्णी लवक के बारे में समझ ली कि ये श्वेत होते हैं, पौधों में भूमिगत भाग पर पाए जाते हैं और यह भोजन संग्रह का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से हम वर्णी लवक की बात करते हैं तो यह रंगीन पौधों के क्या है, रंगीन भागों में पाए जाते हैं। यह कहाँ पाए जाएंगे, पौधों के रंगीन भागों में पाए जाते हैं। दूसरी अगर आप प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो पौधों का रंगीन भाग क्या होता है, पुष्प। क्या है, पुष्प। यानी पुष्प को रंग देने का काम कौन करता है, वर्णी लवक या प्रोटोप्लाज्म करता है। उसी तरीके से आप देखेंगे हरित लवक, यह क्या है, हरित लवक यह सबसे महत्वपूर्ण लवक होता है। क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण लवक होता है। और ये तीनों लवक, एक चीज और हमें ध्यान देना है कि ये तीनों लवक आपस में बदलते रहते हैं। क्या बदलते रहते हैं, आपस में बदलते रहते हैं। जैसे अगर हम एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें टमाटर की, किसकी, टमाटर की, तो जो टमाटर की ओरी है यानी फल बनते समय, उस समय इसका रंग जो है वो कैसा होता है, सफेद होता है। और जब फिर टमाटर क्या है, थोड़ा सा बनता है, बड़ा होता है, तो उसका रंग हरा होता है। और उसके बाद ये हरित लवक में, और उसके बाद पकने के बाद ये वर्णी लवक यानी लाल रंग का हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अवर्णी, वर्णी और हरित लवक ये तीनों आपस में बदलते रहते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप तुरंत नोट कर लीजिए, फिर हम आगे पार्ट की बात करते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी पार्ट हैं उसमें अगला पार्ट जो साइटोप्लाज्म में तैरता हुआ रहता है, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, या इससे जो प्रश्न बनता है क्लोरोप्लास्ट से, वह यह बनता है कि पौधे में रसोई घर के नाम से किसे जानते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट को पौधे का रसोई घर कहा जाता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही पौधे में भोजन का निर्माण होता है। इसीलिए इसे पौधे का क्या है, रसोई घर कहा जाता है। अगले टॉपिक में देखिए हम 5वें नंबर पे बात करेंगे इसके साइटोप्लाज्म के अंदर। तो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया। यानी अगला हमारा टॉपिक नंबर 5 होगा माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए जब आप माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज जो है वह कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और उन्होंने ऐसी संरचना को कीटों की मांसपेशियों पर पाया था। किस में पाया था, कीटों की मांसपेशियों पर। इसका मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम खोज की बात करेंगे तो हमने कहा कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने, किसने, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। और उन्होंने कीटों की मांसपेशियों पर ऐसी संरचना देखी थी। कहां देखी थी, कीटों की मांसपेशियों पर ऐसी संरचना देखी थी। दूसरी बात करेंगे कि इस संरचना को किसने, एक वैज्ञानिक थे अल्टमान ने इस संरचना को बायोप्लास्ट कहा था। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया था। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, आप पेपर उठा के देख लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट किसने कहा था, तो अल्टमान ने कहा था। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं सी बेंडा ने सबसे पहले इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा था। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, क्या नाम है, सी बेंडा ने
इसे सर्वप्रथम क्या कहा था, माइटोकांड्रिया कहा था। तो सर्वप्रथम माइटोकांड्रिया का श्रेय कहने किसे जाता है, सी बेंडा को जाता है। बायोक्लास्ट नाम किसने दिया, अल्टमान ने दिया। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। आगे हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात, तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, इसी माइटोकांड्रिया को। तो यहां क्या लिखेंगे, इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये सारे फैक्ट माइटोकांड्रिया से बार बार पूछे जाते हैं। जैसा कि हम बात करते हैं कि इसे क्या है, पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस क्या होता है, वहीं पास ऊर्जा की क्या होती है, उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है। तो जिस प्रकार हम क्या देखते हैं कि हमारे शरीर में क्या है, आप देखेंगे कि क्या कहते हैं, ऊर्जा जो बनती है, या आप देखेंगे घर में जो ऊर्जा की प्राप्ति या ऊर्जा का उत्पादन क्या है, बिजली आती है। तो कहां से, पावर हाउस से आती है। उसी प्रकार हमारे शरीर में जो कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन है वह किससे होता है, माइटोकांड्रिया से होता है। इसीलिए माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। दूसरी बात, यह दोहरी झिल्ली युक्त होता है। क्या होता है, यह दोहरी झिल्ली युक्त होता है। आप देखिए इसमें दो झिल्ली होती हैं। अगर हम चित्र बनाए माइटोकांड्रिया का, तो हम ये एक नॉर्मली चित्र ऐसे बना देते हैं। ये इसकी बाहरी आवरण हो गया। दूसरा जो आवरण होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, एक हो गया आपका बाहरी आवरण और एक हो गया आंतरिक आवरण। तो बाहरी आवरण के बाद जो आंतरिक आवरण होता है उसे हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। यह जो है इसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। और यह आपका बाहरी आवरण होता है जो क्रिस्टी है, क्रिस्टी। तो क्रिस्टी में आप देखेंगे कि कुछ दानेदार संरचना पाई जाती है। क्रिस्टी में क्या है, कुछ दानेदार संरचना पाई जाती है और उसी दानेदार संरचना को हम ऑक्सीसोम या यफोन कण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, यफोन कण, या फिर इसी को हम ऑक्सीसोम के नाम से जानते हैं, इस दानेदार संरचना को। और इसी ऑक्सीसोम से ऊर्जा का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसी से क्या है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। और ऊर्जा क्या है, एटीपी के रूप में बाहर निकलती है। किसके रूप में, एटीपी के रूप में बाहर निकलती है। जिसका फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसी प्रकार से साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी और सारी चीजें आप देखेंगे जिसको हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो यहां तक आप लोगों को अगर बातें समझ में आ रही हैं बायोलॉजी के या जो भी साइटोलॉजी चल रहा है उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके क्वेश्चन से संबंधित आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे वीडियो में कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपको बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। इसी तरह आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अन्य वीडियो को भी क्या है, फायदा इसमें लेते रहिए। धन्यवाद।